बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। ठीक है बच्चों, हम बात कर रहे हैं अम्ल क्षार एवं लवण वाले चैप्टर की। ठीक है बच्चों, इसमें हम अम्ल पढ़ चुके हैं, अम्ल क्या होता है, अम्ल के प्रकार पढ़ चुके हैं कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। दूसरी चीज हमने आपकी अम्ल के भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुण भी पढ़ रखे हैं। रासायनिक गुण में हम दो पढ़ लिए थे, हमने एक को बीच में छोड़ दिया था, तो हम उसको यहीं से शुरू करते हैं। दूसरा है अम्लों के रासायनिक गुण में हम दूसरा देख रहे हैं, दूसरा नंबर धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया। अगर किसी भी अम्ल की अपक्रिया धातु कार्बोनेट अथवा धातु बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट, और इसको मिला देंगे तो लवण, जल और साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन को जो हम कल समझाए थे उसको एक बार फिर से समझाते हैं आपको किस तरीके से किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर एक अम्ल ले लिया और यहाँ पर हमने ले लिया एक धातु कार्बोनेट। चलिए बच्चों, इसकी अपक्रिया करवाते हैं, देखते हैं क्या बनेगा आपका। ठीक है बच्चों, चलो देखो, पहले इसका वियोजन करवा दो। इसको तोड़ेंगे तो ये जाएगा आपका H प्लस और Cl माइनस में, क्योंकि ये अम्ल है और अम्ल की प्रकृति आपको पता होनी चाहिए कि अम्ल H प्लस और Cl माइनस में क्या करेगा, विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, इसको भी तोड़ो तो यहाँ पे Na सिंगल प्लस आएगा, कार्बोनेट पे 2 माइनस चार्ज आएगा, कार्बोनेट पर 2 माइनस चार्ज आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमको देखिए क्या क्या बनाना है, लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। हमको क्या बनानी है, हमको आपकी तीन चीजें। तो देखिए बच्चों, इसका माइनस, इसका प्लस और इसका माइनस, इसका प्लस। तो यहां पर देखो, इसका माइनस Cl है और इसका प्लस क्या है, Na। तो ये दोनों मिल जाएंगे, तो ये दोनों आपस में मिलकर बना लेंगे NaCl। फिर देखो बच्चों, अब देखिए हमें क्या बनना चाहिए, जल बनाना है। जल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। उसके लिए देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, इसको फिर से वियोजित करवा दो। जब इसको फिर से वियोजित करवाएंगे तो CO2 बनेगा और यहाँ पे O डाई नेगेटिव बनेगा। अब देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पर इस पर कोई ना तो प्लस चार्ज है ना ही माइनस चार्ज है, तो इसको डायरेक्टली लिख दो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CO2। अब इसके बाद देखो बच्चों, ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज है और इस पर एक प्लस चार्ज है। अब इसको इसके साथ जुड़ना है तो हम क्या करेंगे, दोनों पे चार्ज को बराबर करेंगे। चार्ज इस पे बराबर करने के लिए 2 से क्या कर देंगे, गुणा। तो यहाँ पे H2 और O ये दोनों मिलकर आपको यहाँ पे बना लेंगे H2O। ठीक है बच्चों, एक रिएक्शन और ले लेते हैं हम कोई। हम इस बार रिएक्शन ले रहे हैं H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 प्लस, और यहां पर हम आपका ले लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे क्या लिया जा रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए बच्चों, इसके ऊपर जब इसके साथ करवाएंगे फिर से इस चीज को वियोजित करो। हम जानते हैं अम्ल किस में वियोजित होगा, H प्लस और H प्लस में वियोजित होगा, और बाकी साथ में जो उसका होगा, तो यहाँ पर देखो H2SO4 जाएगा H प्लस और SO4 डाई नेगेटिव में। ठीक है बच्चों, इसको वियोजन करवाओ, ये आपका जाएगा Na प्लस HCO3 सिंगल माइनस में। किसमें जाएगा, सिंगल माइनस में। अब यहां पर देखो बच्चों, अब इसका प्लस इसका प्लस और इसका माइनस, यानी कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन जुड़ने के लिए दोनों पे चार्ज का बराबर होना आवश्यक है। तो यहां पर देखिए सोडियम है, यहाँ पर आपका क्या है, सोडियम है। सोडियम को सल्फेट के साथ जुड़ना है तो यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे, 2 से। इसमें कितने से करेंगे, 2 से। जब इसमें 2 से गुणा होगा तो जाहिर सी बात है बच्चों, एक सोडियम पर एक प्लस चार्ज, तो 2 सोडियम पर 2 प्लस चार्ज, यानी कि एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे आएगा आपका Na2SO4 फिर प्लस, यहाँ पे आएगा Na2SO4 फिर प्लस। फिर इसके बाद देखो बच्चों, हमें जल बनाना है, तो इसको फिर से वियोजित करवा देंगे। क्या करवाएंगे, फिर से वियोजन करवाएंगे। जब इसका फिर से वियोजन करवाएंगे तो यहां से आएगा आपका OH माइनस और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल के आएगा। तो जब यहां से निकल के आएगा तो AH प्लस और OH मिलके बना लेंगे आपका जल, और यहां साथ में क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, दोनों रिएक्शन को हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा कि बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, हम अम्लों का अगला रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, आपकी हेडिंग क्या है, धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड।
अब देखो बच्चों, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, धातु ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, तो लवण तथा जल बनता है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या क्या बनेगा, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड। अब ये बनाएंगे तो यहां पर आपका बनेगा लवण और दूसरा चीज क्या बनेगा, आपका जल बनेगा बच्चों। चलिए बच्चों, हम एग्जांपल ले लेते हैं, किसी एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल। यहां पे ले लीजिए आप एसिड, कोई भी आप ले लीजिए, जो भी आपका मन करे। हमारा मन कह रहा है हम CH4 ले लिए हैं और इसके प्रयोग करवा दे रहे हैं धातु ऑक्साइड, यानी कि आपका किसका, MgO के साथ। किसके साथ करवा दिया जाए, MgO के साथ करवा दिया जाए। तो देखो बच्चों, ये क्या होगा, पहले इसका वियोजन करो। इसका क्या करेंगे आप, वियोजन करेंगे। तो ये अम्ल है, अम्ल किसमें टूटेगा, H+ और सल्फेट माइनस में, तो ये हो जाएगा H+ और SO4 डबल माइनस। इस चीज को भी ब्रेक करो तो ये हो जाएगा Mg डाई प्लस और O डाई निगेटिव। तो देखो बच्चों, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस है Mg और इसका इस वाले का माइनस क्या है, सल्फेट। तो देखो बच्चों, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, एक दूसरे के साथ करेंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो Mg है, Mg पे 2 प्लस चार्ज और सल्फेट पर 2 माइनस चार्ज, यानी अब यहाँ पर चार्ज को बैलेंस करने के लिए किसी से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, MgSO4। फिर इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर H+ है और यहाँ पर आपका क्या है, ऑक्सीजन पर डबल माइनस चार्ज है और इस पर एक प्लस चार्ज है। इसको इसके साथ जोड़ना है तो इस पर जो इस पे धनात्मक चार्ज है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए हम इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। तो जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो बताओ, एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस चार्ज, 2 हाइड्रोजन पे 2 प्लस चार्ज, यानी कि यहां पर आपका बन जाएगा H2O। समझ में आया बच्चों? बस बच्चों, क्या कुछ करना नहीं, इन दोनों को आपका वियोजन आना चाहिए। बस याद होना चाहिए कि दोनों का कैसे वियोजित होंगे। वियोजित होने के बाद एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ जोड़ दो और दूसरे का माइनस पहले वाले के प्लस के साथ जोड़ दो। आपका यहाँ पर प्रोडक्ट अपने आप ही बन जाएगा। सिर्फ किसको ध्यान में देना है कि उस पर प्लस चार्ज कितना आता है और उस पर माइनस चार्ज कितना आता है। चलिए बच्चों, इसमें बैलेंस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तो हम एक काम करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आपका HNO3 प्लस, यहां पर हम आपका ले रहे हैं Na2 चलो बच्चों, फिर से वियोजन करवाते हैं, इसका फिर से वियोजन करवाएंगे तो H+ और NO3 माइनस आएगा। अब इसका करवाएंगे तो यहाँ पे Na प्लस आएगा, OO डबल माइनस आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे O पर कितना डबल माइनस चार्ज आएगा। अब इसको इसके साथ अटैच करना है हमको, तो देखो इसका प्लस और इसका माइनस, यानी कि ये दोनों, तो देखो दोनों पे आवेश बराबर है, तो ना किसी भी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा NaNO3। अब यहाँ पे जल बनाना है हमको। यहाँ पर देखो 2 माइनस चार्ज है, यहाँ पे 1 प्लस चार्ज, तो इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। तो एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस चार्ज और 2 हाइड्रोजन पर 2 प्लस चार्ज, तो ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, H2O। चलो बच्चों, अब ये यहाँ पर देखो सोडियम की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पे सोडियम की संख्या 1 है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। लेकिन इस 2 का गुणा इस नाइट्रोजन में भी होगा और इस ऑक्सीजन में भी होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे पुनः किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की संख्या 6 हो जाएगी, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 6 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि आपका समीकरण क्या है, संतुलित अवस्था में है। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों
इस पे एक दो एग्जांपल, सॉरी एक काम कर लेते हैं बच्चों, इन कंपाउंड का नाम लिख लेते हैं। केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चीज आपको क्या याद रखना है, जितने कंपाउंड हो सके उतने कंपाउंड का नाम याद रखिए और साथ में उसका सूत्र याद रखिए। अगर ये चीज आपको याद हो जाएगी तो केमिस्ट्री का कोई भी रिएक्शन होगा वो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो देखिए बच्चों, इसका अगर नाम की बात करेगा तो इसका नाम है आपका मैग्नीशियम सल्फेट, और इसकी बात कर देगा तो इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, इसका नाम आप जानते हैं, इसका भी नाम आप जानते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक दो एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, इसी बेस पर आप उसको क्या कर लीजिएगा, पूरा कर लीजिएगा। आपका है CaO प्लस HCl, इसको बना लीजिएगा। और आपका यहां पर है Li2O और यहाँ पे आपका है CH3COOH। इसको पूरा करके आप बना लीजिए कि यहाँ पर क्या बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका माइनस इसके प्लस के साथ अगर जोड़ ले जाएंगे तो इस तरफ जो कंपाउंड बनने वाला है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं अम्लों का उपयोग के बारे में कि जो अम्ल हमने पढ़े हैं उनका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यूजेस ऑफ एसिड्स। अगर बच्चों हम अम्लों की बात करें, अगर अम्लों की बात करें तो हमें महत्वपूर्ण हमको तीन ही अम्ल पढ़ने हैं। आपका पहला पढ़ना है सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H2SO4, दूसरा है आपका नाइट्रिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HNO3 और तीसरा है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HCl। हमको सिर्फ इन्हीं तीन ही एसिड्स के उपयोग को हमको पढ़ना है कि ये तीनों क्या क्या होते हैं। तो चलिए बच्चों, पहला आपका है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, इसके उपयोग की बात करेंगे, बैटरी के जल एवं लेड के रूप में। ठीक है बच्चों, इसका किसके रूप में, बैटरी के जल एवं लेड के रूप में किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब अगर इसके दूसरे उपयोग की बात, दूसरा है बच्चों पेट्रोलियम उद्योग में, तीसरा है प्लास्टिक एवं कृत्रिम रूप से रेसे बनाने में। ठीक है, कृत्रिम रूप से रेसे बनाने में इसके मुख्य रूप से तीन ही उपयोग हैं। अब दूसरा है आपका कौन है, HNO3 जिसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, जिसका तीसरा है आपका नाइट्रिक अम्ल। अब नाइट्रिक अम्ल की बात कर देगा तो सोना और चांदी के शोधन में, दूसरा है उर्वरक एवं औषधि बनाने में, तीसरा है आपका विस्फोटक पदार्थ बनाने में, तीसरा है आपका विस्फोटक पदार्थ बनाने में। अब तीसरे उपयोग की बात कर लेते हैं, तीसरे अम्ल की बात कर लेते हैं HCl जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलो बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर बात कर लेता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कपड़े को रगड़ने में
रखने में। दूसरा है आपका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है। तीसरे उपयोग की अगर बात कर लेगा तो तीसरा उपयोग इसका होता है, इसका तीसरा उपयोग है कलई से पूर्व लोहे के चादरों को स्वच्छ करने में या साफ करने में। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपके अम्ल के प्रकार, अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण और अम्ल के उपयोग खत्म हो चुके हैं। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं क्षारक की या क्षार की। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, जैसे आपके अम्ल की 3 परिभाषाएं थी, इसका भी आपका कितना परिभाषा होगा? 3 परिभाषा होगा। पहली परिभाषा की बात कर लेते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्षारक या क्षारक कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? क्षार या क्षारक कहते हैं। दूसरे की अगर बात कर लेगा, दूसरी डिफिनेशन इसकी क्या आएगी? दूसरी डिफिनेशन होगी वे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। तीसरा जो है इसका डिफिनेशन जो आपका वही है आर्हीनियस के अनुसार। देखो ये क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर OH माइनस या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें आर्हीनियस के अनुसार देखो बच्चों, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर OH माइनस या हाइड्रोक्साइड देते हैं, उन्हें क्षारक या क्षार कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसकी बात कर लेते हैं कि क्षारक या क्षार कितने होते हैं। तो देखो बच्चों, आपका इसका सबसे प्रमुख है NaOH, फिर आपका आ जाता है KOH, फिर आपका आता है MnOOH, फिर आपका आ जाता है CaOH का होल ट्वाइस। आपके इसमें मुख्य रूप से 4 आते हैं। ठीक है। अब सबके नाम देख लेते हैं। इसका नाम जो होगा ये होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ये आपका होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये वाला होगा आपका अमोनियम
हाइड्रोक्साइड, ये होगा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये नीचे वाला होगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, अगर क्षारक की बात करेगा, क्षार की बात करेगा, तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्षार या क्षारक कहते हैं। या दूसरी डिफिनेशन हम ये भी दे सकते हैं कि वे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? क्षारक कहेंगे। तीसरी परिभाषा आर्यनीज के अनुसार है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर क्या दे? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें हम क्षारक कहते हैं। आपके एग्जाम्पल 4 हो गए। ठीक है बच्चों, अब अगले टॉपिक की बात करते हैं कि क्षारक कितने प्रकार के होते हैं। क्षारक के प्रकार, टाइप ऑफ बेसिस, टाइप ऑफ बेसिस। ठीक है बच्चों, अब जिस तरीके से आपके अम्ल 2 प्रकार के होते थे, प्रबल और दुर्बल अम्ल, उसी ठीक वैसी तरीके से आपके क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा है आपका दुर्बल क्षारक, वीक बेस, जिसको कहते हैं वीक बेस। चलो बच्चों, दोनों के डिफिनेशन देख लेते हैं। वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित होते हैं, या पूर्णतः वियोजित होकर, ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, पूर्णतः वियोजित होकर OH माइनस आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें प्रबल क्षारक कहते हैं, उन्हें प्रबल क्षारक कहते हैं। अब एग्जाम्पल इसकी अगर बात कर ले तो इसके एग्जाम्पल आपके होते हैं NaOH के BaOH2 का होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, तो देखो इनका एग्जाम्पल देख लिया जाए तो ये वियोजित कैसे होंगे? अगर NaOH को वियोजित किया जाए, NaOH को वियोजित करेंगे तो यहां पर जाएगा Na प्लस में और OH जाएगा माइनस में। ठीक है बच्चों, KOH को भी वियोजित करेंगे सेम होगा, और BaOH2 को होल ट्वाइस का भी वियोजित करेंगे तो यही सेम लगभग आएगा। अब देख लेते हैं दुर्बल क्षारक क्या होता है आपका। वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल क्षारक कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? दुर्बल क्षारक कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर लेगा तो इसके एग्जाम्पल आपके होंगे NH4OH और आपका यहां पर आएगा CaOH2 का होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, अब ऐसा नहीं होगा कि ये जो दुर्बल क्षारक होंगे वो वियोजित होकर आपका OH माइनस आयन नहीं देंगे। बस फर्क इतना आता है कि जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो थोड़ी तीव्रता के साथ वियोजित होते हैं, जो दुर्बल होते हैं वो इसकी तुलना में थोड़ा धीरे वियोजित होते हैं, इसीलिए इनको दुर्बल क्षारक कहते हैं और इनको प्रबल क्षारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसका भी वियोजन अगर कर लेंगे हम तो देखिए यहाँ पर वियोजन क्या होगा? MnOH और यहाँ पे वियोजन हो जाएगा NH4 प्लस और प्लस OH माइनस। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आपकी टॉपिक आ जाती है क्षारक के
भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। देखो बच्चों, इसके कोई खास कुछ ज्यादा नहीं है। पहला है आपका वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, या कहें इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। दूसरा पॉइंट इसका है क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तीसरा आता है इसमें क्षारक भी अम्ल की तरह संक्षारक प्रकृति के होते हैं। ठीक है बच्चों। और चौथा इसमें है कि क्षारक सभी साबुन की तरह कोमल होते हैं, कोमल होते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए क्षारक के 4 ही भौतिक गुण हैं कि साथ में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। दूसरा क्या होता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तीसरा क्या है, इनकी भी प्रकृति अम्ल की तरह क्या होती है, संक्षारक होती है। और चौथा क्या है, जो क्षारक होते हैं वो साबुन की तरह क्या होते हैं, कोमल होते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब इसके बाद बात करते हैं अम्लों के क्षार के। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक यहीं पे रोकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आपको बाय बाय। और आप अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।